नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का एक भयावह दृश्य अब हम लोगों को दिखने वाला है क्योंकि चौथा मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट होने वाला है जो अभी तक का सबसे खतरनाक मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट होगा। एनओएए की माने तो 2010 1998 में दो मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुए थे। उसके बाद 2014 से 17 में तीसरा मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुआ था जिसके अंदर लगभग 15% दुनिया की कोरल रीफ जो है वो नष्ट हो गई थी। और अब जो मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि पूरे दक्षिण हेमिस्फेयर में जितनी भी कोरल रीफ हैं वो सब ब्लीच हो जाएंगी। We are literally sitting on the cusp of worst bleaching event in the history of the planet। ये NOAA के ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दोस्तों, इस मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट से किस तरीके से हमारे रोजमर्रा की जीवन के ऊपर, समुद्र की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ेगा, उसे मैं शुभलिनी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप बिल्कुल से वहां पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अब आप कहोगे सर ऑफलाइन के अंदर अनअकैडमी में ही क्यों जुड़े? इंडिया के टॉप एजुकेटर सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में आपको पढ़ा रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा? सबसे कम प्राइस का जो कोर्स है वो आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर घूम के देख सकते हो। आपको सबसे कम रेट यहाँ के मिलेंगे, सबसे ज्यादा फैसिलिटी के साथ मिलेंगे और सबसे अच्छी क्वालिटी का। कैसे टॉपर्स निकले हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जितने भी बच्चे हैं ये प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, ये हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं। आप भी अपने आप को यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। मतलब पहला सवाल उठता है कोरल क्या होती है, दूसरा उठता है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, और तीसरा होता है मास कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। पहले बात करते हैं कोरल क्या होती है। ये दिख रहा है, ये कोरल रीफ। कोरल रीफ ये आप कई सारी मूवियों के अंदर से, वो नीमो बचपन में आती थी एक डिज्नी पे, तो वो उसके अंदर आपको ये दृश्य दिखाई दिया होगा। यही कोरल रीफ है यार, बहुत कलरफुल होती हैं, कई सारी मछलियां यहाँ पे आती हैं, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन ये देखने को मिलता है। और दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन होने के कारण इसे ओशन का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब ये जो कोरल है, कोरल रीफ है, इसका बेसिक होता है कोरल पॉलिप। मतलब अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इसके अंदर कई सारी कोरल्स हैं। उन कोरल्स का एक पार्ट जो है वो कोरल पॉलिप कहलाता है। ये कोरल पॉलिप क्या है? जैसे जेलीफिश वगैरह इस तरीके के जो नेमाटोड्स होते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये है कोरल पॉलिप। अब ये कोरल पॉलिप इस तरीके से दिखाई देता है। इसके यहां पर आपको टेंटेकल्स दिखाई देंगे। अंदर से कुछ इस तरीके से होता है, अंदर से थोड़ा सा खोखला होता है, और ये अगर आप देखोगे तो बीच में सिमेट्रिकल होता है। अब बायोलॉजी के अंदर आपने एक प्रकार के जानवर पढ़े हैं इसे। अब आपको नीचे कमेंट के अंदर बताना है कि ये किस प्रकार की स्पीशी है, किस प्रकार का जानवर है। जैसे इंसान मैमल्स हैं, वैसे ये क्या है, ठीक है, कोरल क्या होते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका जो ये अंदर का स्केलेटन होता है ये कैल्केरियस होता है। मतलब मैक्सिमम ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो कोरल होती हैं, इस कोरल के यहां पर आपको नेमाटोड्स देखने को मिलते हैं, है ना। और ये ज़ूज़ेंथेला अलगाए के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में होती है। पर यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि हर कोरल के साथ ज़ूज़ेंथेला अलगाए होना जरूरी नहीं है। कोरल बिना ज़ूज़ेंथेला अलगाए के भी रह सकती हैं, उन्हें हम हार्ड कोरल कहते हैं। पर वो इतनी बायोडाइवर्स नहीं होती हैं जितनी ये सॉफ्ट कोरल होती हैं, जिनके अंदर ज़ूज़ेंथेला अलगाए होता है। अब ये जो ज़ूज़ेंथेला अलगाए है, ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, जिससे भोजन बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये जो भोजन बनता है, यही भोजन जो है वो कोरल खाती है। कोरल का 95% तक भोजन जो है वो ये ज़ूज़ेंथेलाए अलगाए बनाती है। 5% खाना इसके ये नेमाटोसाइट्स होते हैं। ऊपर जो टेंटेकल्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे से वो होते हैं नेमाटोसाइट्स। अब क्या होता है, जब पानी बहता हुआ होता है ना, जिसके अंदर थोड़ी सी लहरें होती हैं,
वहां पर से अगर कोई जानवर जाएगा तो इसको पकड़ लेगा ये, और फिर ये जानवर जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, इसका ऐसा मुंह खुलता है और अंदर जाता है, ये खा लेता है उस जानवर को। इस तरीके से इसका 5% तक का भोजन जो है बनता है। मतलब कि जो कोरल है वो भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, जूजेंथला एल्गाए पे, और जूजेंथला एल्गाए को घर मिल जाता है कोरल के ऊपर। इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। अब जब ये जूजेंथला एल्गाए की डेथ होती है ना, मान लो ये डेथ हो गई इसकी, तो जैसे इसकी डेथ हुई तो इसके जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है वो वहीं धस जाता है, और उसके ऊपर ही फिर एक नई कोरल बन जाती है। मतलब यहां पर कौन कौन सी चीज है, एक तो आपको कोरल पॉलिप दिखा, दूसरा जूजेंथला एल्गाए दिखा, तीसरा के पुराने मरे हुए कोरल के स्केलेटन वहां पर मिले। इन सबको जब मैं मिला दूं तो ही मैं क्या कहता हूं कि ये कोरल रीफ है। मतलब कोरल की एक कॉलोनी जहां पर कोरल पॉलिप्स रह रही हैं वो कोरल रीफ है। समझ में आ गया? अब ये जो कोरल रीफ होती हैं ये जूजेंथला एल्गाए के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जूजेंथला एल्गाए किसी दिन उसे छोड़ के चली गई तो फिर ये परेशान हो जाता है, और कोरल जो है वो धीरे धीरे करके सफेद पड़ने लगती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो गई। और जब सफेद होने के बावजूद भी कोरल वापस इसकी जूजेंथला एल्गाए इसके पास वापस नहीं आती तो फिर ये काला पड़ के इसकी डेथ हो जाती है। मतलब इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक प्रकार का रिलेशन है। यहां पर आप जूजेंथला एल्गाए को इसकी एक वाइफ समझ सकते हो, ये आदमी या फिर वो आदमी, ये महिला, जिससे आपको समझना है। अब होता क्या है कि जो जूजेंथला एल्गाए है, ये जूजेंथला एल्गाए जो कोरल के ऊपर है, ये बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर है। इसको सब कुछ मेंटेन चाहिए कि भाई घर में सफाई होनी चाहिए, टॉवेल जो पलंग पे नहीं रखोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, अगर करोगे तो मैं छोड़ के चल जाऊंगी। बिल्कुल इस तरीके का रिलेशन बहुत पर्टिकुलर है। तापमान बिल्कुल 23 से 25 डिग्री के बीच में चाहिए। वजन जो है, पानी की जो डेप्थ है वो 25 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हुई तो क्या होता है, सूरज की रोशनी आ नहीं पाएगी, फोटोसिंथेसिस में कर नहीं पाऊंगी, इस कारण से मैं फिर चली जाऊंगी। लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसी कंडीशन में समुद्र में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, पानी के ऊपर जब बहुत ज्यादा गंदगी हो गई तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं जा पाती है, तो फिर कोरल को दिक्कत आती है, तो जूजेंथला एल्गाए कोरल को छोड़ के चल जाती है। सैलिनिटी भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाहिए, पानी एकदम क्लीन होना चाहिए और बहता पानी होना चाहिए, तभी जूजेंथला एल्गाए रहेगी। पानी के अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर ये सब कोरल ने अरेंज नहीं किया तो फिर जूजेंथला एल्गाए उसको छोड़ के चली जाएगी, और जब वो छोड़ के जाएगी तो फिर क्यों मैं तुमसे दूर हूं करके गाना गाने लगेगी, पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड हो जाएगी। फिर अगर जूजेंथला एल्गाए वापस आ गई तो ठीक है, वापस से नॉर्मल कोरल हो जाएगी। पर अगर नहीं आई जूजेंथला एल्गाए वापस, तो फिर धीरे धीरे करके ये सफेद पड़ने लग जाएगी कोरल, और फिर धीरे धीरे करके काली पड़ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ये सब कब होता है, जब या तो समुद्र के अंदर गंदगी बढ़ गई, जब या तो तापमान ज्यादा बढ़ गया, या फिर ज्यादा कम हो गया, सैलिनिटी कम ज्यादा हो गई। मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं करी तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। अब ये कोरल ना आपको अधिकतर ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर पानी एक तो साफ है, दूसरा शैलो वाटर मिल जाता है, तीसरा तापमान जो है 23 से 25 डिग्री के बीच में वो इस जगह में मेंटेन रहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ेगा। समुद्र के तापमान के बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली कोरल उसको सूट, जूजेंथला एल्गाए को ये चीज सूट नहीं करेगी, जिसके कारण से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। अब अगर मैं कोरल रीफ की ही बात करूं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के आसपास ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। अभी ये जो वर्ष है ये अल्नीनो का वर्ष माना जा रहा है। अल्नीनो का वर्ष होने के कारण यहां पर तापमान में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोरल रीफ की ब्लीचिंग हो रही है, और दूसरे रीजन के अंदर कोरल ब्लीचिंग जो है वो दक्षिण हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब दो बड़े कारण हैं, एक तो अल्नीनो और दूसरा क्लाइमेट चेंज का होना। इन दोनों की वजह से मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है, जो अभी तक इतनी खतरनाक देखने को नहीं मिली है। इवन क्लाइमेट चेंज इस कदर पहुंच चुका है कि पिछले साल जुलाई का महीना सबसे गर्म महीना रहा अभी तक का, उसके सेकंड नंबर पे जो गर्म था वो जून का महीना था। मतलब लगातार तापमान बढ़ रहा है, जो काफी ज्यादा हानिकारक
कोरल के लिए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से मास कोरल ब्लीचिंग हो रही है। अब इस मास कोरल ब्लीचिंग की वजह से होगा क्या? सीधी सी बात है, जो मछलियां वहां पर डिपेंडेंट है उनकी डेथ होगी, समुद्र की बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, ऑक्सीजन जो जू जंतुला अलगाए बनाती है फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन बन नहीं पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की समुद्र की एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, समुद्र का एसिडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम समुद्र के अंदर दिखाई देगी जो काफी ज्यादा लंबे समय में हानिकारक होगी। आई होप आप लोगों को शायद भी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीईसी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के बहुत अच्छा मौका है, अकेडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। अब आप कहोगे क्या बेनिफिट मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखना, पता चल जाएगा।